आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सफ़र का नाम है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी या मिथक, यानी वो कहानियाँ जो दुनिया के रहस्य और इंसानी जज्बात को समझने की कोशिश करती हैं। जब लोगों के पास आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ये कहानियाँ उनका सहारा होती थी। हर कल्चर में अपने मिथ हैं, चाहे वो ग्रीक हो, इजिप्शियन हो, इंडियन हो या नॉर्स। इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ पुरानी कहानियाँ सुनाना नहीं है, बल्कि उन मिथकों को एक्सप्लोर करना है जो प्राचीन कल्चर्स के विश्वास और जीवन को समझने का जरिया थे। इन कहानियों में दुनिया की बड़ी समस्याओं के जवाब छुपे हैं और आज भी ये कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। हर एपिसोड में हम एक नए कल्चर के मिथ को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये कहानियाँ आज भी रेलेवेंट हैं। आज के समय में भी माइथोलॉजी का इम्पैक्ट हर जगह है, चाहे वो मूवीज़ हो, बुक्स हो या टीवी शोज। मार्वल का थॉर या वंडर वुमन, इन सब की कहानियों की जड़ माइथोलॉजी में ही है। इस पहले एपिसोड में हम सबसे पहले समझेंगे कि माइथोलॉजी का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई और डीपर मीनिंग भी है? इसका स्कोप क्या है और क्यों प्राचीन समय में लोग माइथोलॉजी पर इतना भरोसा करते थे? आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कहानियाँ सिर्फ एक कल्चर तक सीमित नहीं थी। हर कल्चर की अपनी माइथोलॉजी थी और सभी कल्चर्स में कुछ न कुछ कॉमन थीम्स मिलते हैं। अगर आपको कभी कुछ पूछना हो या अपनी कोई बात शेयर करनी हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिख सकते हैं। हम ये सफ़र मिलकर तय करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरा हर एपिसोड इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगे। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और माइथोलॉजी के इस अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माइथोलॉजी होती क्या है। माइथोलॉजी का मतलब अक्सर लोगों को सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित लगता है, लेकिन इसका मतलब काफ़ी गहरा है। अगर आप इन कहानियों को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि प्राचीन समय के लोगों की दुनिया को समझने की कोशिश थी। मिथक यानी माइथोलॉजी वो कहानियां हैं जो प्राचीन समय में लोगों ने दुनिया के बड़े रहस्यों को समझने के लिए बनाई थी। जब साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था और लोग समस्याओं का जवाब नहीं ढूंढ पाते थे, तब ये कहानियां उनके लिए एक माध्यम बन गई थी। ये कहानियां दुनिया की बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हैं, जैसे दुनिया कैसे बनी, प्रकृति के एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं और इंसान और देवताओं के बीच का क्या रिश्ता है। जैसे अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो केओस से दुनिया का निर्माण होता है। इंडियन माइथोलॉजी में ये पुरुष और कॉस्मिक एग के कॉन्सेप्ट के जरिए समझाई गई है। हर सभ्यता अपने हिसाब से दुनिया के निर्माण को समझती है और इन सब का एक ही मकसद होता था, दुनिया के रहस्यों का जवाब देना। माइथोलॉजी का स्कोप काफ़ी बड़ा है। ये कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी के बड़े बड़े सवालों का जवाब ढूंढती थी। दुनिया कैसे बनी, सूरज क्यों उगता है, मौत के बाद क्या होता है, ये सब माइथोलॉजी के ज़रिए समझा जाता था। हर सभ्यता के पास अपनी कहानियाँ थी जो उनके विश्वास और जीवन के तरीके को दिखाती थी। माइथोलॉजी का एक और बड़ा रोल था इंसानी इमोशंस और जज्बातों को समझना। इन कहानियों में प्यार, दुख, गुस्सा और त्याग जैसे इमोशंस को एक्सप्लोर किया गया है। रामायण हो या महाभारत या फिर ग्रीक माइथोलॉजी में ऑफियस और यूरिडसी की कहानी, सब कहानियों में इंसान के जज्बात ही प्रधान होते हैं। ये कहानियाँ पुरानी होकर भी आज के समय में भी रेलेवेंट हैं, क्योंकि इनमें जो विजडम और सीख है वो कभी पुरानी नहीं होती। जैसे आप किसी भी कल्चर को देखें, एक यूनिवर्सल थीम मिलती है कि इंसान को दुनिया समझने के लिए कहानियों की ज़रूरत थी और ये कहानियाँ उनके जीवन के बड़ी समस्याओं का जवाब बन गई थी। अब सवाल ये है कि माइथोलॉजी सिर्फ एक कल्चर तक सीमित थी या इसका असर दुनिया भर में था? इसका जवाब है कि माइथोलॉजी हर कल्चर का हिस्सा थी और हर सभ्यता की अपनी कहानियां थी। ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस,
और पोसाइडन जैसे देवता मिलते हैं, तो वहीं इंडियन माइथोलॉजी में विष्णु और शिवा की कहानियां हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी में रा सूरज देवता है जो दिन और रात का साइकिल समझते हैं, जबकि नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर बिजली और गरज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग कल्चर्स के बीच सिमिलरिटीज मिलती हैं। हर कल्चर ने अपने मिथ के जरिए दुनिया के बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज का जवाब दिया है। दुनिया का कैसा निर्माण हुआ, क्या सही है और क्या गलत, और इंसानी जीवन का पर्पस क्या है, चाहे ग्रीक हो, इंडियन हो, इजिप्शियन हो या नॉर्स। सब में कुछ कॉमन थीम्स मिलते हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम इंसान एक जैसे सवालों का सामना करते हैं और माइथोलॉजी के जरिए इनका जवाब ढूंढते हैं। माइथोलॉजी सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि ये हमारी सोच को, हमारे विचार और विश्वास को और आज तक के हमारे जीवन के तरीके को शेप करती है। इसलिए जब आप माइथोलॉजी को समझने लगते हैं, आप सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि एक कल्चर के दिल को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुराने समय में माइथोलॉजी लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा थी। जब लोग प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब माइथोलॉजी उनका रास्ता थी। हर चीज का एक डिवाइन एक्सप्लेनेशन होता था। फसल का उगना हो, मौसम का बदलना हो या समस्याओं का समाधान हो। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में लोग ज़्यूस और दमीता के जरिए मौसम और फसलों को समझते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो दमीतर खुश होती थी, और जब फसल खराब होती थी तो लोग सोचते थे कि देवता उनसे नाराज हैं। इसी तरह रा इजिप्शियन माइथोलॉजी में सूरज देवता के रूप में देखे जाते हैं। रॉ का सुबह उगना और रात को समुद्र के नीचे जाना लोगों के लिए दिन और रात के साइकिल को समझने का एक तरीका था। इन कहानियों के जरिए लोगों को दुनिया के चलने का एक सेंस मिलता था। ये उनके विश्वास और जीवन के डिसीजंस को गाइड करती थी। जब लोग समझते थे कि कोई देवता उन्हें देख रहा है, तो उनका व्यवहार भी उसी हिसाब से होता था। धर्म और अधर्म के कॉन्सेप्ट्स उनके जीवन का हिस्सा बन जाते थे। यही वजह थी कि हर संस्कृति अपने माइथोलॉजी को अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा समझती थी। आज भी इन प्राचीन कहानियों का असर हमें अपने आसपास दिखाई देता है। ये कहानियां आज भी रेलेवेंट हैं। चाहे हम डायरेक्ट माइथोलॉजी को फॉलो न करते हो, पर हमारे जीवन में उसका असर जरूर दिखता है। आपको पता है, मार्वल का थॉर, जो आज के समय में एक पॉपुलर सुपर हीरो है, वो नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर से प्रभावित है। थॉर का हैमर म्यूलनीर और उसकी बिजली की शक्ति प्राचीन कहानियों से इंस्पायर्ड है। इसी तरह वंडर वुमेन ग्रीक माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न सुपर हीरोज में लेकर आई है। हमारी टीवी सीरीज, मूवीज और बुक्स में माइथोलॉजी का प्रभाव हर जगह है। जैसे हैरी पॉटर के कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्रीचर्स ग्रीक माइथोलॉजी से लाए गए हैं, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी बहुत सी इंस्पिरेशन एंशिएंट मिथ से आई है। इन कहानियों के थीम्स जैसे त्याग, हिम्मत और अधिकार आज भी हमारे मोरल कंपस को गाइड करते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में किस प्रकार के जज्बात और वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, और इनके जरिए हम अपने जीवन को शेप करते हैं। माइथोलॉजी को समझना एक बड़ी बात है, लेकिन माइथोलॉजी में ढेर सारी कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हो जाती है। जैसे हम अक्सर मिथ, लेजेंड, फोकलोर और रिलीजन को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। इन सभी में काफी डिफरेंसेस होते हैं, और ये समझना जरूरी है कि कौन सी कहानी किस कैटेगरी में आती है। हर एक का अपना यूनिक रोल है, और ये समझ हमारी माइथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को और गहरा बनाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथ्स की। मिथक या मिथ्स उन कहानियों को कहते हैं जो प्रकृति या यूनिवर्स के बड़े रहस्यों का जवाब देती हैं। ये कहानियां दुनिया के निर्माण, इंसानी जीवन का पर्पस और डिवाइन फोर्सेस को समझने के लिए बनी होती हैं। माइथोलॉजी का काम सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि इंसानी समझ के बड़े क्वेश्चंस को आंसर करना होता है।
जैसे ग्रीक मैथोलॉजी में दुनिया की शुरुआत केओस से होती है। केओस एक ऐसी शेपलेस स्टेट थी जिससे धरती, आकाश और समंदर का जन्म होता है। इसी तरह हिंदू मैथोलॉजी में पुरुष और कॉस्मिक एग के कॉन्सेप्ट से दुनिया बनने का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मिथ्स का काम हमेशा से ये था कि वो दुनिया के क्रिएशन, नेचर और डिवाइन फोर्सेस के बारे में एक नैरेटिव दें। मिथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि ये अक्सर डिवाइन या सुपर नेचुरल बीइंग्स के साथ जुड़े होते हैं, जैसे देवता, राक्षस या अवतार। इसलिए मिथ्स हमेशा यूनिवर्स के बड़े सवालों का जवाब देने के लिए बनाए गए थे। लेजेंड्स यानी दंत कथा उन कहानियों को कहते हैं जो किसी असली व्यक्ति या घटना पर आधारित होती हैं, लेकिन समय के साथ ये कहानियां एग्जेजरेट हो जाती हैं। लेजेंड्स का एक बेस होता है, लेकिन इनमें कई बार नई चीज़ें जोड़ी जाती है ताकि स्टोरी, कहानी और एक्साइटिंग बनाई जा सके। लेजेंड्स का काम एक हीरो को याद रखना और उससे जुड़ा हुआ मैसेज या वैल्यू समझना होता है, लेकिन ये मिथ से अलग इसलिए होती हैं क्योंकि लेजेंड्स किसी एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर से जुड़े होते हैं, जबकि मिथ्स हमेशा डिवाइन या सुपर नेचुरल को एड्रेस करती हैं। फोकलोर यानी लोक कथा छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो लोगों के बीच मुंह से सुन सुनकर फैलती हैं। ये कहानियां अक्सर लोकल कल्चर, मोरल वैल्यूज और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के विचार को रिफ्लेक्ट करती हैं। फोकलोर का फोकस हमेशा किसी मोरल या सबक पर होता है और ये कहानियां अक्सर एक सिंपल तरीके से बड़ी बात समझाती हैं। फोकलोर अक्सर रूरल या छोटे एरियाज में मुंह जबानी या ओरल ट्रेडिशन से जनरेशन फैलती हैं और इनका काम लोकल कल्चर को बनाए रखना होता है। आखिर में बात करते हैं रिलीजन यानी धर्म की। रिलीजन उन किस्सों और धार्मिक विश्वासों पर आधारित होता है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के देवताओं, धार्मिक प्रैक्टिसेस और मोरल टीचिंग से जुड़ी होती हैं। रिलीजन का डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा एक डिवाइन एंटिटी या पावर के साथ होता है, जैसे भगवान, अल्लाह या गॉड। मिथक और रिलीजन काफी नजदीक होते हैं क्योंकि माइथोलॉजी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स रिलीजन का फ्रेमवर्क में फिट होते हैं। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में विष्णु के अवतार को धार्मिक महत्व है। हर अवतार एक नई शक्ति या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राम धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और कृष्ण कर्म के। माइथोलॉजी का एक बड़ा रोल है इंसानी जीवन को समझने में, चाहे वो प्रकृति के रहस्यों को समझना हो या इंसानी जज्बात को एक्सप्लोर करना हो। जब साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, तब माइथोलॉजी ही एक माध्यम थी जिसके जरिए लोग दुनिया के कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास और अपने इमोशंस को समझते थे। प्राचीन समय में जब साइंस के जवाब नहीं थे, माइथोलॉजी प्रकृति के रहस्यों का एक जवाब बन गई थी। लोग नेचुरल फिनोमेना जैसे बिजली, तूफान, सूर्य का उगना और चंद्र ग्रहण जैसे चीज़ों को समझने के लिए देवताओं और सुपर नेचुरल शक्तियों का सहारा लेते थे। एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर का, जो बिजली और गरज के देवता हैं। जब भी आसमान में बिजली चमकती थी और गरज होती थी, लोग सोचते थे कि थॉर अपने हथौड़ा म्योल्निर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से बिजली और गरज के पीछे का साइंस उनके लिए एक डिवाइन एक्ट बन जाता था। लेकिन माइथोलॉजी का काम सिर्फ प्रकृति को समझने तक सीमित नहीं था। ये इंसानी जज्बात और इमोशंस को भी एक्सप्लोर करती थी। जब लोग अपने अंदर के इमोशंस जैसे प्यार, दुख, गुस्सा और त्याग को समझने का प्रयास करते थे, तब भी माइथोलॉजी उनका रास्ता बनती थी। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में ऑफियस और यूरिडासी की कहानी एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। ऑफियस अपनी पत्नी यूरिडासी के मौत के बाद अंडरवर्ल्ड से वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती के कारण उसे हमेशा के लिए खो देता है।
ये कहानी प्यार और दुख को समझने का एक माध्यम है और ये दिखाती है कि प्यार कभी कभी कितना पेनफुल हो सकता है। इसके जरिए लोग दुख के साथ डील करने का एक तरीका ढूंढते थे। इसी तरह हिंदू मैथोलॉजी में रामायण और महाभारत जैसे इपिक्स इंसानी इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं। रामायण में राम का त्याग और उनका परिवार के प्रति प्यार और महाभारत में अर्जुन का संघर्ष और उनकी मोरालिटी के समझने की कोशिश, ये सब इंसानी इमोशंस को एक कहानी के रूप में दिखाते हैं। माइथोलॉजी के जरिए हमेशा से ये दिखाया गया है कि इंसानी इमोशंस यूनिवर्सल है, चाहे आप किसी भी कल्चर या समय के हो। ये कहानियां हमारे दुख, सुख, दर्द और उम्मीद को प्रकट करती हैं। मिथक के कैरेक्टर्स अक्सर देवता या सुपरनैचुरल बीइंग्स होते हैं, लेकिन उनका इमोशंस और संघर्ष वैसे ही होता है जैसे हम इंसानों के। जैसे रामायण में राम का अपना राजा होने की ड्यूटी और अपने परिवार के प्रति प्यार के बीच का संघर्ष है। ये एक ऐसा इमोशन है जो हर कोई रिलेट कर सकता है। महाभारत में कर्ण का अपने नियति के साथ स्ट्रगल और अपने दोस्तों के प्रति लॉयल्टी इंसान के इमोशंस का एक गहरा एनालिसिस है। ये कहानियां सिर्फ एक एक्शन पैक्ड कहानी नहीं होती, बल्कि इनमें इंसानी विचार और इमोशंस का प्रदर्शन भी होता है, जो समाज को समझने का एक पावरफुल टूल बन जाती है। पिछले हजारों सालों से मैथोलॉजी ने दुनिया को समझने का एक रास्ता दिया है। प्रकृति के एलिमेंट्स को, इंसानी इमोशंस को और इंसानी वैल्यूज को। आज भी इन कहानियों का असर हमारी सोच और विचारधारा पर बना हुआ है, क्योंकि ये हमेशा से इंसानी जीवन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का जवाब बनने का प्रयास करती रही है। मैथोलॉजी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि चाहे कल्चर्स और सिविलाइजेशंस कितनी भी अलग अलग क्यों न हो, उनकी मैथोलॉजी में कई कॉमन थीम्स मिलते हैं। ये दिखाता है कि प्राचीन समय के लोग अलग अलग जगह रहने के बावजूद कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चन से गुजर रहे थे, जैसे दुनिया कैसे बनी, प्राचीन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, या इंसान और देवता के बीच क्या रिश्ता है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन थीम्स के बारे में बात करते हैं जो दुनिया भर के माइथोलॉजी में दिखाई देती हैं। पहला है क्रिएशन मिथ्स। सभी कल्चर्स के पास अपने यूनिक क्रिएशन मिथ्स होते हैं जो दुनिया के शुरुआत को समझाते हैं। क्रिएशन मिथ्स का कॉमन सवाल होता है कि दुनिया कैसे बनी। हर संस्कृति इस सवाल का जवाब अपने अपने तरीके से देती है, लेकिन एक पैटर्न कॉमन मिलता है कि दुनिया के ओरिजिन के बारे में सभी कल्चर क्यूरियस थे। ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग दुनिया की शुरुआत केओस से होती है। केओस का मतलब था एक शेपलेस, अंधकार से भरा हुआ स्टेट जिसमें से सब कुछ अस्तित्व में आया। केओस के बाद धरती और आकाश का जन्म होता है, जो बाद में सारे प्राणियों और प्रकृति को जन्म देते हैं। इसी तरह हिंदू मैथोलॉजी में दुनिया का निर्माण पुरुष और ब्रह्मांडिक अंडे के कॉन्सेप्ट के जरिए समझाया गया है। पुरुष एक कॉस्मिक बीइंग है जिसका शरीर पृथ्वी, आकाश, पानी और वायु बन जाता है और इससे संसार का निर्माण होता है। ये मिथ्स दिखाते हैं कि दुनिया के ओरिजिन के बारे में हर संस्कृति एक एक्सप्लेनेशन ढूंढती थी, चाहे ये कियोस का हो या एक कॉस्मिक बीइंग का। क्रिएशन मिथ्स के थ्रू प्राचीन लोग दुनिया के रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। दूसरा है फ्लड मिथ्स।
फ्लड मिथ्स एक महाबाढ़ जो पूरी दुनिया को डुबो देती है और एक नए शुरुआत का प्रतीक बन जाती है। फ्लड मिथ्स का एक यूनिवर्सल अपील है और इसके एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग जगह मिलते हैं। बाइबल का नोआ आर्क का इंसिडेंट एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस कहानी में एक महाबाढ़ आती है जो दुनिया के पापों को ढोने के लिए देवताओं ने भेजा होता है। नोआ और उसका परिवार एक नौका में ढेर सारे प्राणियों के साथ बच जाते हैं और बाढ़ के बाद वो एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। सुमेर और भारत की मैथोलॉजी में भी महाबाढ़ का जिक्र होता है। ग्रीक मैथोलॉजी में डुकेलियन और पायरा की कहानी है जिसमें एक महाबाढ़ दुनिया को डुबो देती है। इन दोनों को देवताओं का आशीर्वाद मिलता है कि वो एक नौका में बच जाएंगे और बाढ़ के बाद वो दुनिया को फिर से बसाते हैं। ये सब कहानियां एक ही बात का जिक्र करती हैं कि कभी न कभी दुनिया एक महाबाढ़ से गुजरी है और इसके बाद एक नई शुरुआत हुई। तीसरा है हीरोइक जर्नीज। हीरोइक जर्नीज मैथोलॉजी का एक और सेंट्रल थीम है जो हर कल्चर में मिलती है। हर कहानी में एक हीरो होता है जो अपने सफर पर निकलता है, मुश्किलों का सामना करता है और आखिर में जीत हासिल करता है। हीरो की यात्रा इंसान के अंदर की शक्ति, संघर्ष और विक्ट्री का प्रतीक होती है। हिंदू मैथोलॉजी में राम की यात्रा एक हीरोइक जर्नी है। राम लंका जाते हैं, रावण से लड़ते हैं और अपनी पत्नी सीता को बचाते हैं। इस यात्रा के दौरान वो अपने धर्म और ड्यूटी का पालन करते हैं। हर कल्चर में ऐसे हीरोज की कहानी होती है जो एक डिफिकल्ट सफर पर निकलते हैं, अपने अंदर की शक्ति को ढूंढते हैं और आखिर में एक बड़ी जीत या रियलाइजेशन पर पहुंचते हैं। ये हीरोइक जर्नीज सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रतीक भी होती है। आगे के एपिसोड्स में हम मैथोलॉजी के कई अलग अलग रूपों को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में हम एक नए कल्चर के मिथ्स, देवताओं और कहानियों को समझेंगे जो प्राचीन समय से लेकर आज तक की समाज का हिस्सा रहे हैं। यह सीरीज सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं होगी। हम मैथोलॉजी के डीपर मीनिंग्स, कल्चरल इम्पैक्ट और इसके यूनिवर्सल थीम्स को भी समझेंगे। अगले एपिसोड में हम क्रिएशन मिथ्स के बारे में बात करेंगे। हर कल्चर के पास अपनी एक यूनिक कहानी होती है जो समझाती है कि दुनिया कैसे बनी। इसके बाद हम नॉर्स माइथोलॉजी पर फोकस करेंगे। फिर हम ग्रीक माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। इंडियन माइथोलॉजी के एपिसोड्स में हम विष्णु के अवतार्स और महाभारत जैसे एपिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। भगवद गीता के धर्म और कर्म के कॉन्सेप्ट्स और महाभारत के की कैरेक्टर्स जैसे अर्जुन, कृष्ण और कर्ण के रोल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। इस सीरीज में हम कॉम्पेरेटिव माइथोलॉजी पर भी फोकस करेंगे। थॉर, ज़्यूस और इंद्र जैसे थंडर गॉड्स के बीच कंपैरिजन देखेंगे। अगर आप माइथोलॉजी में रुचि रखते हैं और प्राचीन कहानियों के डीपर मीनिंग समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करिए। हर एपिसोड में हम नए कल्चर के मिथ्स को एक्सप्लोर करेंगे और आपको इन कहानियों से जुड़ा हुआ ज्ञान भी मिलेगा। मैं हूं रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित।